हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें ये फर्स्ट लेक्चर है और मे भी पॉसिबल कि हम जो भारत में बैंकिंग प्रणाली है उसको कई लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम भारत में बैंकिंग प्रणाली को लेकर। तो बैंकों का क्या इतिहास रहा, प्रारंभिक बैंकों से लेकर वर्तमान तक बैंकों की स्थिति क्या रही, इस बीच में जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो क्या था, देन इसके अलावा बैंकों का विलय क्यों हुआ और क्या कारण थे, और साथ ही वर्तमान में कुल कितनी बैंक हैं, ये हम सारा समझेंगे विस्तार से। चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर हम यहाँ पर। और सबसे पहले एक डायग्राम है आपके सामने, तो एक चीज के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे यहाँ पर कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट, और बीच में कई सारे टैग्स दिख रहे होंगे। हालांकि इसकी जब हम आरबीआई में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा तब डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो आरबीआई है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के बैंकों के लिए अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, जिसमें पहला कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक बैंकें कहलाती हैं, दूसरा कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी बैंकें, और तीसरा डेवलपमेंट यानी कि विकास बैंकें। इनका कार्य अलग अलग होता है और जब आगे हम इन बैंकों के प्रकार में बात करेंगे तो उनकी डिटेल में मैं बात करूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो 3 प्रकार के बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। और यहाँ पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकांशतः जो हम बात करेंगे वह रहेगी सारी भारत की कमर्शियल बैंक, और वे कमर्शियल बैंक कैसे प्राइवेट से नेशनलाइज होगी, इसलिए मुझे आपको डायग्राम बताना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो भी टर्म्स है इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए तो आप इतना ध्यान रखिए। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बैंक क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक क्या होता है तो मे भी पॉसिबल आपके दिमाग में आएगा कि वह जगह जहां पर हम पैसा जमा करवाते हैं और निकलवा लेते हैं। एक नॉर्मल वे में आप इतना कह सकते हैं, लेकिन थोड़े अगर बड़े स्तर पर हम सोचे तो इसका एक दूसरा काम भी होता है, वो होता है ऋण प्रदान करना यानी कि लोन। इसके अलावा जो पैसों की सुरक्षा देता है हमें धनराशि की, इसी के लिए ही हम पैसे जमा करते हैं। लेकिन जो दूसरा सबसे मेन चीज है वो है जनता को ऋण देने का काम करना, क्योंकि जो लोन होता है वह किसी भी देश के विकास में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अब हालांकि लोन लेना बुरी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो नई इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर है, ये वे सेक्टर होते हैं जहां पर एक टाइम पे सभी को लोन चाहिए होता है और यही लोन बैंकों को वापस मिल जाते हैं। अगर हम कहें तो बैंक बीच में एज दलाल या बफर के रूप में होता है, जिसमें हम जैसे लोग पैसा जमा करवाते हैं और यहाँ पर पड़ी धनराशि अन्य जो उद्योगपति होते हैं उनको ये ब्याज पर दे देते हैं एज लोन के रूप में। ये जब वापस से लोन लौटाते हैं तो उस दौरान हमें हमारा पैसा भी वापस मिल जाता है। हालांकि ये प्रोसेस चलती रहती है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना कि जो बैंकें हैं वे एक वित्तीय संस्था हैं और धनराशि जमा करने, जनता को ऋण देने का काम करती हैं। देन इसके अलावा आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास के लिए बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। तो कुल मिला के किसी भी देश में बैंकिंग प्रणाली जितनी बेहतर होगी वह देश उतना अच्छा ग्रो करेगा, और बैंकिंग सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप मान के चलिए। और धीरे धीरे जब आपको आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन और फंक्शंस के बारे में चर्चा करूंगा तब आपको समझ में आएगा, और वित्तीय समावेशन में डिटेल में बात करेंगे बैंकों की आवश्यकता क्यों होती है। वर्तमान तक मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि जो बैंकें हैं वह क्या होती हैं। अब हम नज़र डालते हैं भारत में जो बैंकें हैं उनका इतिहास को लेकर। तो इसे हम 2 टर्म्स में पढ़ने वाले हैं, 1947 यानी कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। अब भारत में आज़ादी से पहले जो बैंकें स्थापित होगी यानी कि 1786 जहां पर पहली बैंक स्थापित हुई थी, तब से लगाकर 1947 इस दौरान जो बैंकें स्थापित की गई और प्रारंभिक रूप से जो बैंकें स्थापित करी भारत में वो अंग्रेजों ने करी। अब भारत में जो अंग्रेजों ने बैंकें स्टार्ट करी, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण था, तो इसके पीछे कारण था कि जो बैंकों का मेन रोल था वो था अंग्रेजों को व्यापार चलाने में, क्योंकि अंग्रेज भारत में पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो चुके थे और जब वे व्यापार कर रहे थे तो उन्हें पैसों की सुरक्षा के लिए कोई वित्तीय संस्थान चाहिए था।
देन इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हो चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनियां के भी अलावा बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां थी। तो यहाँ पर यह था कि ये जब कंपनियां आई थी तो इनको भी ऋण चाहिए था, और इनको ऋण देना, इसके अलावा इनकी सुरक्षा के लिए, वित्तीय सुरक्षा, ऋण देने के लिए, और एक तरीके से मैनेजमेंट या और भी हम कहें तो जो राशि मुद्रा जारी करना, इन सब के लिए किस वित्तीय संस्थान की आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत करी। और जो बैंकिंग प्रणाली थी यूरोप के तर्ज पर थी, यूरोप में बैंकिंग प्रणाली थी तो यहाँ पर भी स्थापित हुई। तो सबसे पहले भारत में जो बैंक स्थापित हुआ वह था बैंक ऑफ कलकत्ता। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं इसकी, बैंक ऑफ कलकत्ता। तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत के जिस क्षेत्र को बड़ी भारी मात्रा में कब्जाया था वह था कलकत्ता, यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र। और 1757 या 64 का बक्सर का युद्ध हो, उसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार चरम अवस्था था, और उसी व्यापार को भुनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश किया गया था। बाद में जब समय के साथ इन आवश्यकता लगी तो एक एक्ट लाया गया था, प्रेसिडेंसी बैंक्स एक्ट 1876, और इसके तहत बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किया गया था। अब जो बैंक ऑफ बंगाल था, यही जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया बैंक ऑफ कलकत्ता वही था जो इस एक्ट के तहत बैंक ऑफ बंगाल आ गया था। हालांकि यहाँ पर जो ईयर है आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर बाद में जो बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास स्थापित हुए थे, तो यहाँ पर क्या था कि इन सबके नियमन के लिए व्यवस्थित रूप से फिर प्रेसिडेंसी बैंक्स एक्ट लाया गया था। आपको पता होगा कि उस दौरान भारत में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी। एक तो यहाँ पर बंगाल, दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला बॉम्बे, और नीचे वाला मद्रास। हालांकि ये प्रेसिडेंसियां बिल्कुल वैसे थी जैसे कि आज भारत का कोई एक राज्य। और उस दौरान जैसे कि बैंक ऑफ बॉम्बे है तो ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का मिक्सचर था। इसके अलावा मद्रास तो साउथ के लगभग सभी राज्य, और बैंक ऑफ जो बंगाल है, इस बंगाल में लगभग आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम तक काफी बड़ा इलाका इसमें था। और यहाँ पर भी व्यापार भी अच्छा खासा चल रहा था, तो फिर ये बैंकें स्थापित की गई थी। हालांकि भविष्य में जो ये बैंकें थी, इन तीनों बैंकों का विलय किया गया, जिसमें बैंक ऑफ बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। देन उसके बाद 1921 में विलय के बाद इनका नाम हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि आगे जाकर यही बैंकें 1955 में आज़ादी के बाद जब इसका राष्ट्रीयकरण होगा तो यही बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगी, जो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है। हालांकि इससे पहले भी भारत में और भी बैंकें रही हैं, वापस वहां पर लौटते हैं। इनका विलय हुआ तो ये हम बता देते हैं। और विलय होने के पीछे एक जो कारण था वो यही था कि अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता गया था, और जब 3 बैंकें मिलकर एक बैंक बनी तो इनके पास राशि काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो ये बड़ा भारी ऋण जो उद्योगपति थे उनको प्रदान कर सकते थे। तो मेन कारण यहाँ पर था ऋण प्रदान करने के लिए। वापिस अगर हम लौटे इतिहास की तरफ और देखें तो भारत में 1865 में इलाहाबाद में पहली भारतीय स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर जो है पहली भारतीय स्वामित्व वाली से मतलब है ये बैंक पूरे रूप से भारतीय तो नहीं थी, लेकिन इसमें भारतीय स्वामित्व वाला कैसा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि एक 51-49 का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी चीज में, चाहे वो कोई सा भी उद्योग हो, चाहे बैंक क्यों ना हो, अगर किसी में भी एक व्यक्ति की हिस्सेदारी 51% ज्यादा हो तो स्वामित्व उसका वही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद बैंक थी इसमें क्या था कि सभी पैसा तो भारतीयों का नहीं था, लेकिन 51% से ज्यादा पैसा भारतीयों का था, इसलिए इसे भारतीय स्वामित्व वाली बैंक कहा जाता है। हालांकि अन्य जो पैसा था उसमें अंग्रेजों का ही लगा हुआ था, लेकिन भारतीय स्वामित्व वाली से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 51% ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ था, भारतीयों का लगा हुआ था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहली पूर्णतया भारतीय स्वामित्व भारतीय बैंक कौन सी थी जिसमें पूरा भारतीय पूंजी पैसा लगा हो, तो वे थी 1895 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीय थी और ये बैंक अपने बकायदा करेंसी नोट भी जारी करती थी, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पर दिख जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, और ये 200 रुपए का नोट इसके द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें आप डिफरेंस जरूर समझ गए होंगे, ये सिर्फ स्वामित्व वाली है और ये
पूर्ण रूप से क्या है, भारतीय हैं। यहां तक आपको चीजें हो गई होगी क्लियर। अब आगे हम चर्चा करें और यहाँ पर देखें तो अन्य बैंकें भी भारत में स्थापित हुई, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया 1906 मुंबई में हुई। देन इसके अलावा 1906 से 13 के बीच में कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, मैसूर जैसी बहुत सारी वाणिज्यिक बैंकें स्थापित हुई। और आज़ादी से पहले फाइनली भारतीय केंद्रीय बैंक जो अभी आरबीआई है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1935 में ये स्थापित की गई। अब यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि जो आरबीआई उस दौरान स्थापित हुआ था, ये केंद्रीय बैंक था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अंग्रेजों की राशि लगी हुई थी, यानी पूर्ण रूप से सरकारी बैंक ये हम नहीं कह सकते हैं। तो ये कुल मिला के 1947 से पहले भारत में जो जो प्रमुख बैंकें स्थापित हुई, यहाँ तक हमने इनके बारे में जाना। लेकिन इन बैंकों के साथ में एक समस्या थी कि उस समय बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित रहा, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की जरूरत पूरी तरीके से उपेक्षित थी। अब जब दूसरा चरण भारत में आने वाला है आजादी के बाद बैंकों का, वो बिल्कुल अलग होने वाला है। उसके पीछे जो खास वजह है वो वजह ये कि ये जितनी भी बैंकें रही, इन बैंकों के साथ समस्या थी कि ये सिर्फ जो रईस या शहरी लोग या जो अमीर लोग हैं उन्हीं को ही ऋण प्रदान करते थे और उन्हीं की ही राशि सुरक्षित रखते थे, उन्हीं को फायदा पहुंचाते थे। सबसे बड़ी जो समस्या थी, ये बैंकें निजी लोगों की थी, तो वे अपने जान पहचान वालों को ही वित्तीय समावेशन यानी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पूरी तरीके से उपेक्षित रहा। तो यही स्थिति होती है जब दूसरा चरण यहाँ पर शुरू होगा स्वतंत्रता के बाद में, तो बैंकों का होगा राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से मतलब क्या, तो देखिए राष्ट्रीयकरण का उदाहरण हम समझ लेते हैं पहले। इसके लिए डेफिनेशन जो आएगी वो ये कि किसी भी निजी स्वामित्व वाली वस्तु पर सरकार का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर है और अगर आपके घर पर कल से सरकार आके कहे कि आप अपना घर खाली करें, हम आपके घर पर ऑफिस बनाने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि सरकार ने इसे अधिग्रहित किया हो, चाहे इसे खरीदा हो, आपको पैसे दे या ना दे, ये बात हमेशा याद रखिए कि इस देश की हर एक संपत्ति राष्ट्रीय होती है। सरकार को जब आवश्यकता लगे वो आपसे छीन भी सकती है, चाहे वो 1 रुपया भी ना दे, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र की हो जाती। हालांकि ये करना गलत है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये जब आवश्यकता लगे तो सरकार राष्ट्रीयकरण कर सकती। वैसे ही जो भी निजी बैंकें थी उनका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण। ऐसा करने के पीछे खास कारण क्या था, तो वजह एक ही निकल कर आती, वो ये कि भारत जो था वह समाजवादी सोच की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। यानी भारत जब आजाद हुआ तब गरीबी, कुपोषण, भूखमर जैसी बहुत सारी समस्या थी। लगभग 80% जनसंख्या उस दौरान गरीबी के आसपास थी। तो ऐसी जनसंख्या का एक तरीके से उद्धार करने के लिए सरकार को उन्हें सब तरह की सुविधा देनी थी, और ऐसी स्थिति में भारत कभी नहीं चाहता था कि बैंकों की पहुंच सिर्फ निजी लोगों तक रहे। बैंकों की पहुंच सब तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्योंकि देखिए अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषक लोग होते हैं वे जब फसल बुवाई का टाइम आता है तब उनके पास राशि नहीं होती है। गांव में जो साहूकार या लाला टाइप के लोग होते हैं उनसे वे राशि ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश उनकी फसल चौपट हो जाए और वे राशि ना दे पाए तो उनका ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाता है, और एक टाइम आता है कि यही जो लाला साहूकार टाइप के जो इंसान होते हैं यह पूरी की पूरी खेत से फसल इनके घर पर ले जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि अभी तो ब्याज बाकी है। अगर आपको ये पता करना हो तो कभी गोदान पढ़ने का मौका मिले मुंशी प्रेमचंद की, तो जरूर पढ़िएगा। वो इसी पर बेस्ड है कि गांव की स्थिति आज़ादी के पहले क्या हुआ करती थी। हालांकि आज़ादी के बाद भी इतना कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं था, कम से कम 1990 के दशक तक तो ये स्थिति गाँव में रही, और कहीं कहीं पर तो अभी भी है। तो यही समस्या दूर करने के लिए कृषकों की, ग्रामीण वर्गों की, इसी के लिए क्या किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसमें सबसे पहले 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, और इसके लिए अधिनियम आया था 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। और यहीं से जो केंद्रीय बैंक थी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसको भारत की केंद्रीय बैंक बना दिया गया, और यहाँ पर अब भारत में सभी बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की क्षमता इसके हाथ में आ गई थी।
और इसके अलावा यहाँ पर अब ये है कि बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना सब कुछ भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में हो चुका था, यानी कि ये सभी बैंकों की क्या बन चुकी थी, कंट्रोल बन चुकी थी। इसके बाद में जब दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ तो दूसरा राष्ट्रीयकरण होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। मैं बता चुका था इसके बारे में कि 1921 में तीनों प्रेसिडेंसियां मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी और इसके बाद में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये क्या बन गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है, यानी कि सबसे बड़ी राशि वाली क्या है, सरकारी कंपनी बैंक है यहाँ पर। तो यहाँ तक ये राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद में जो सबसे बड़ी स्थिति आगे देखने को मिली वो रहा 1969 से 91 तक। यहाँ पर लगभग 22 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये राष्ट्रीयकरण अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि ये राष्ट्रीयकरण समाजवाद से प्रेरित कर रहा था। और भारत में समाजवाद, आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ये कीवर्ड भी जोड़ा गया था, तो इसमें इसको भी ध्यान में रखा गया था क्योंकि भारत में समाजवाद की बहुत आवश्यकता थी। तो 1969 से 91 के बीच में भारत ने पहली बार सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी राशि 50 करोड़ थी, यानी कि इन 14 बैंकों में निजी लोगों के लगभग कितने रुपए लगे हुए थे, 50 करोड़ रुपए लगे हुए थे। और उस दौरान भारत सरकार ने जो सबसे टॉप 14 बैंक्स थी, यानी कि जिनमें धनराशि अच्छी खासी थी, उनको नेशनलाइज कर दिया। ये आप टाइम्स ऑफ इंडिया की पेपर कटिंग भी देख सकते हैं। इंदिरा गांधी उस दौरान रही थी और इंदिरा गांधी अपने इन फैसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं, जिसमें प्रीव्यू वर्ष का मामला और खासकर जो राजघराने हैं उनकी पेंशन बंद करना, ये और उनकी जो बैंकें हैं उनका राष्ट्रीयकरण करना, ये उन्होंने बहुत किया था, खासकर जनता के हित में। इसके अलावा यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये कि राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1969 में हुआ था, हालांकि घोषणा हुई थी। राष्ट्रीयकरण तो कुछ वर्ष बाद हुआ था, क्योंकि जिन लोगों का निजी पैसा था वो तो हालांकि उनका निजी था, उन्होंने जैसे भी कमाया था तो निजी, तो उन्होंने फिर कोर्ट में केस भी लगाया था। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने बहुत सारे संविधान संशोधन किए थे। जब तक ये प्रधानमंत्री रही, इन्होंने इतने संविधान संशोधन किए कि 42वां संविधान संशोधन फाइनली सब उसी के नाम से एक साथ जाना जाता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें यह था कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है उनसे कहा गया कि अभी आप 10 लाख रुपए ले लो और ये बैंक जो है ये भारत के नाम कर दो। और अगर आपको लगता है कि अभी आपको 10 लाख रुपए नहीं लेने हैं और आपको लग रहा है कि आपकी राशि ज़्यादा है, तो 10 साल इंतज़ार कीजिए, हम 10 साल पूरी छानबीन करेंगे। अगर हमें लग गया तो कि आपकी राशि 10 लाख से ज़्यादा, तो हम देखेंगे और फिर आपको देंगे। तो उसमें वही वाली बात, करता मरता क्या न करता वाली स्थिति में फिर सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हालांकि ये राष्ट्रीयकरण अवैध तरीके से हुआ, खैर वो अलग बात है, लेकिन एक आम जनता के हित में तो अच्छा ही ये रहा था। तो यहाँ तक ये राष्ट्रीयकरण रहा। उसके बाद में ये राष्ट्रीयकृत बैंकें कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर 19 जुलाई 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उनमें प्रमुखतया इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देन उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, संयुक्त बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ये आप सभी देखेंगे, सभी बैंक के इनमें से अधिकांश आप अभी भी सुनते होंगे, जैसे कि यूनियन हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इसके अलावा देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, और लगभग मोस्टली आपने सुनी होगी। ये जितनी भी बैंकें रही ये सभी प्राइवेट बैंकें हुआ करती थी और सरकार ने जब इनका नेशनलाइज किया, यानी कि सार्वजनिकरण या राष्ट्रीयकरण किया, तो ये सारी बैंकें फिर राष्ट्र हित में आ गई और फिर इन बैंकों के जो कार्य हैं वह भारत की आम जनता के लिए समर्पित होने लग गए। इसके अलावा जो भारत में लगभग अगले फिर 1980 में कुछ ही वर्ष बाद भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें आंध्रा बैंक, निगम बैंक, नई बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, पंजाब सिंध बैंक और विजया बैंक। अब भारत में क्या हुआ कि धड़ल्ले से और लगभग 2 दशक के आसपास 22 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, यह अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से वित्तीय समावेशन को लेकर सरकार की पहल थी।
लेकिन एक बात हमने जानी है, और जब मैंने आपको एलपीजी भी पढ़ाया था लास्ट लेक्चर वीडियो में, तो एक बात इतना था कि भारत में 1991 से पहले सरकारी कंपनियां धड़ल्ले से घाटे में जा रही थी, उसमें बैंकें भी जरूर आ जाती, क्योंकि भारत में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो एक तरह की सरकार के हाथ में आ गई। सरकार के हाथ में जब आई तो वही वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारी बार दिया है कि सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो काम करे तो भी 50,000 सैलरी, अगर ना काम करे तो भी वही सैलरी, तो उसके लिए फिर ना काम करना सही रहेगा। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जब बैंकें सरकारी हुई, तो इसमें यही समस्या निकल कर आई कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा। ये अपने जाने पहचाने लोगों को बैंक मैनेजर ने लोन देना शुरू किया, लोन बेड लोन में तब्दील हुआ, यानी कि जो लोन वापस ना मिले, जिसमें बैंकों का घाटा बुरी तरीके से बढ़ता गया, और जो सोचा गया था कि ये ग्रामीण क्षेत्र में विकास में काम करेगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो जब ये आता है तो फिर 1990 और 91 दशक में जो एलपीजी आती है, वहां से बैंकों का कायाकल्प में और परिवर्तन होना शुरू होता है, और इसमें एक शख्स का नाम जरूर आता है, श्री एम नरसिम्हन, जिनकी अध्यक्षता में देश में बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के लिए एक समिति स्थापित करी। अब इन्होंने कुछ सिफारिशें दी, वो हम जान लेते हैं, और जानना आवश्यक भी है, क्योंकि यहीं से भारत में फिर बैंकिंग प्रणाली पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर समिति ने सबसे पहले जो एक सिफारिश की वो थी कि बैंकों का और अधिक राष्ट्रीयकरण ना हो। और राष्ट्रीयकरण क्यों ना हो, ये बात तो हम जान ही चुके थे, क्योंकि वही वाली बात है कि जब राष्ट्रीयकरण हुआ जा रहा था तो यही स्थिति कि आज आपका घर आपने इतनी मेहनत से बनाया हो, कल को आकर सरकार उसे हड़प ले और उसको सरकारी आवास बना ले, तो वैसे ही आपके घर में निकट अगर कोई खाली प्लाट पड़ा हो तो शायद ही कोई व्यक्ति आकर वहां पर अपना घर बनाएगा, क्योंकि उसके सामने जीता जागता उदाहरण आप है और आपका घर सरकारी आवास बना हुआ है, तो फिर वो वहां पर घर नहीं बनाएगा। सेम कॉन्सेप्ट था कि भारत में फिर निजी बैंकें नहीं आ रही थी, और निजी बैंकें थी भी तो बहुत छोटे लेवल पर थी, जो एक तरीके से सार्वजनिक बैंकों को कोई कंपटीशन नहीं दे रही थी, और जब प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तब गुणवत्ता निम्नतम स्तर पर आ जाती है। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1990 के बाद में फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद में जो और सिफारिशें की वो ये कि विदेशी बैंकों को भारत में या तो शाखाओं या सहायक कंपनियों के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। तो विदेशी जो बैंकें हैं, हमने पढ़ा था 1991 में उदारीकरण में, तो रूल्स एंड रेगुलेशन इजी करने शुरू कर दिए, और विदेशी बैंकें भारत में निवेश कर सकती थी, अपना मुख्यालय खोल सकती थी, और एज ए सहायक कंपनियां, यानी कि एसबीआई की सहायक कंपनी के रूप में कोई अमेरिकन कंपनी बैंक आ सकता है और उसकी सहायता या इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकता है, ये भी अनुमति दी गई। उसके बाद में एक जो इन्होंने कहा था वो ये कि बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सुझाव दिया कि सार्वजनिक बैंक और निजी बैंकों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसको मैं एक उदाहरण की तरह समझाता हूँ कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके घर परिवार में कोई छोटा बच्चा है, और उसी दौरान आपके घर परिवार में कोई दूसरा रिलेटिव बच्चा भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इसको हम समझेंगे निजी और इसको हम समझेंगे सार्वजनिक, क्योंकि इसको सरकार का होता है और ये निजी होता है। अब ये कि इन दोनों के बीच में कोई भी गेम खेला जाता है तो घर के बड़े लोग शर्त रखते हैं कि जो जीतेगा उसको चॉकलेट मिलेगी। अब होता है क्या है, ये शर्त रखी जाती है, लेकिन होता है कि ये बच्चा जीतता है तो भी इसको चॉकलेट मिलती है, हारता है तो ये रोने लग जाता है, फिर भी इसको चॉकलेट मिल जाती है। अब ये जो बच्चा बाहर का है ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उसका अपना कोई नहीं है। अगर ये हारता है तो इसको चॉकलेट नहीं मिलेगी, जीतता है तो चॉकलेट फिर भी मिल जाती है। अब यहाँ पर साफ बात क्या दिख रही है कि ये वाला जो बच्चा है घर परिवार का, इसका खेल में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं और इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीतेगा तो ट्रॉफी मिल रही है, इसको हारेगा तो ट्रॉफी मिल रही है, चॉकलेट मिल रही है। लेकिन ये बच्चा मेहनत करेगा क्योंकि इसके लिए जीतना फिर एक उद्देश्य हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट काम करता है सरकारी और निजी कंपनियों में, क्योंकि सरकारी कंपनियों के आश्रयदाता सरकार होती है और उन्हें चिंता होती नहीं कि घाटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं होती। दूसरी तरफ निजी बैंकों के लिए इतने कठोर नियम थे तो निजी बैंकें इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी। तो समिति ने सुझाव दिया कि एक तरीके से क्या किया जाए कि प्रतिस्पर्धा इन दोनों के बीच में रखी जाए, और जब ये ग्रो करेंगे तो इनको सरकार पैसा देगी, जब ये लॉस करेंगे तो सरकार इनकी पैसे की आपूर्ति इनसे ही करेगी, तब प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और फिर ये आगे किया भी जाने लगा। इसके बाद में और सिफारिशें जो इनकी रही उसमें ये कि इस बात पर बल दिया गया कि बैंकों को बैंकिंग के रूढ़िवादी और पारंपरिक प्रणाली को छोड़ने
और मर्चेंट बैंकिंग, अंडर राइटिंग, रिटेल बैंकिंग जैसे प्रगतिशील कार्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ। यहाँ पर एक चीज है रूढ़िवादी और पारंपरिक प्रणाली। ज्यादा तो हम नहीं जाएं, लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि बैंकों में एक चीज हुआ करती थी, खासकर कि जब आप बैंक में खाता खुलवाने लग जाते थे तो आपसे पूछा जाता था कि कोई गवाह लेके आओ जिनका इस बैंक में खाता हो। बहुत सारी बार चीजें होती हैं, आज भी बैंकों में होता है कि आप जो खाता खुलवा रहे हो उस जिले के तो नहीं खोल सकते, और मतलब दुनिया भर के आपको केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया। वहां पर रूढ़िवादिता से मतलब था कि कोई भी लोन लेने आए तो इतने सारी फॉर्मेलिटीज इतने दुनिया भर की हुआ करते थे कि लोन आसानी से नहीं मिलते थे। हालांकि वो समस्या तो अभी भी विद्यमान है, तो इसको थोड़ा इजी करने को कहा गया और थोड़ा सा तकनीक के साथ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन में आने को कहा गया। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, बैंक में जो पासबुक जो छापने वाला था वो आपको नहीं दिखता है। थोड़े टाइम बाद जो कैशियर की मशीन आ गई तो कैशियर गिनने वाला नहीं दिखता है। तो एक तरीके से अपडेशन हुआ है जिसमें समय बचता है। इसके अलावा दो टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ पर, मर्चेंट बैंकिंग और अंडर राइटिंग। अभी के लिए इतना समझिए कि दोनों टर्म्स शेयर मार्केट संबंधित है, और इसमें इतना कि अगर कोई व्यक्ति उस बैंक में बड़ा खाता धारक है जिसका चालू खाता है और काफी ज्यादा उसमें पैसा लेन देन होता है, तो वह बैंक उन्हें शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है और सुझाव भी देती है, ताकि शेयर मार्केट के थ्रू भी लोग अपना पैसा बढ़ा सकें। इसके अलावा रिटेल बैंकिंग, तो रिटेल बैंकिंग मतलब लोग जो हैं उनसे धरातल स्तर पर जुड़ने की बात कही गई यहाँ पर। और धरातल स्तर से मतलब ये कि जैसे कि कुछ बैंकें होती जो घर घर जाकर खाते खोलती हैं, या जैसे कि एक तरीके से कियोस्क का आपने नाम सुना होगा, ये एक तरीके से रिटेल बैंकिंग है, क्योंकि बड़ी शाखा हर जगह नहीं खुल सकते, लेकिन कियोस्क हर कोई खोल सकता है जिससे लोगों तक आसानी से पहुंच बनी रहे। और इसके अलावा विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों ने इन और अन्य नए प्रकार की वित्तीय सेवाओं से संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी। तो ये वही वाली बात है कि विदेशी बैंकें और भारतीय बैंकें दोनों मिलकर किसी थर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करके कोई उद्यम स्थापित कर सकते थे। तो ये जितने भी सिफारिशें दी गई, इन सिफारिशों को सरकार ने सभी सिफारिशों को माना, क्योंकि ये बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और नरसिम्हा समिति जब आई तो इस सिफारिशों के बाद में एक काफी ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिला, और इस बदलाव के बाद में जो प्राइवेट बैंकें थी उनको बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आरबीआई ने लाइसेंस दिया। लाइसेंस का मैंने आपको बताया कि प्राइवेट बैंकें तो थी, छोटे लेवल पर थी, लेकिन उनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था, उनकी पहुंच नहीं थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रही थी। तो इन सिफारिशों के बाद जब रूल्स एंड रेगुलेशन इजी किए गए तो उस दौरान कई सारी प्राइवेट बैंकें को आरबीआई का लाइसेंस मिला। हालांकि वे थी तो अभी भी निजी ही, लेकिन एक लाइसेंस जब आरबीआई की तरफ से मिलता है तो उसमें फायदा हो जाता है कि मार्केट तक पहुंच उनकी बढ़ जाती है, जिसमें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ पंजाब, इंडस्ड बैंक, इसके अलावा सेंचुरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, टाइम्स बैंक और डेवलपमेंट क्रेडिट जैसे बैंक एक साथ लगभग 9-10 बैंकों को लाइसेंस मिला था सिफारिश के बाद में। तो ये एक अच्छी चीज रही कि अब जो निजी बैंकें थी उनके साथ भी उतना ही व्यवहार किया जाने लगा। उसके बाद में अगर हम आगे चले तो भारत में लेटेस्ट बैंकें जो आई हैं उन बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में इसको लाइसेंस मिला, उसके बाद यस बैंक को 2004 में, और आईडीएफसी बैंक और बंधन फाइनेंशियल इनको 2014 में। यानी कि भारत में बैंकों के इतिहास की बात करें तो फाइनली 2014 में ये दो लेटेस्ट और लास्ट बैंक रही जो भारत में आई थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप जाएं और बैंक खोलें, ऐसा अचानक नहीं होता। बैंकों का एक लेवल होता है जब छोटे स्तर पर बड़े बड़े स्तर पर जाती है धीरे धीरे, और जब रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत अच्छा खासा फायदा करती है तो वहां पर फिर अगर सब चीजों में सटीक बैठे तो फिर आरबीआई उन्हें लाइसेंस प्रदान कर देती है। यहां तक हमने जाना कि भारत में 1947 से पहले से लगाकर 1947 के बाद तक बैंकों का इतिहास क्या रहा। अब इसके बाद जो एक चीज देखने को मिली 2014 के बाद, बैंकें तो नहीं आई नहीं, लेकिन बैंकों की संख्या घटना शुरू हो गई। ये घटना क्यों शुरू हुई तो इसके पीछे खास कारण था, वो था बैंकों का विलय। अब देखिए बैंकों के विलय पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि इसके पीछे बहुत वाइड और बड़े रीजन है, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि बैंकों का जो प्रदर्शन रहा उसमें बैंकें बहुत घाटे में जा रही थी, और जब बैंकें घाटे में जा रही थी तो उन घाटों को दूर करने के लिए बैंकों का विलय किया गया ताकि उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ जाए। उदाहरण के तहत समझिए कि मान लेते हैं कोई बैंक है, ए बैंक के पास में 10 रुपए, बी बैंक के पास में 20 रुपए और सी बैंक के पास में 30 रुपए।
लेकिन मुझे तो एक साथ 40 रुपए का लोन चाहिए क्योंकि मुझे बड़ा उद्यम स्थापित करना है। ऐसी स्थिति में एक भी बैंक इतना ऋण देने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन अगर इन तीनों बैंकों को जोड़ा जाए, विलय किया जाए तो कुल बनते हैं 60 रुपए। अगर मुझे लोन चाहिए तो ये बैंक मुझे जरूर दे पाएगी। इसके अलावा 20 रुपए इसकी सुरक्षा में भी बचेंगे। अगर कल से 40 का लोन में नहीं लौटा पा रहे, बेड लोन में तब्दील हो जाए तो बैंक अपनी सुरक्षा कर पाएगी। इसीलिए बैंकों का विलय किया जाता है ताकि उनकी साख क्षमता बढ़े और वे ऋण प्रदान कर सके। और जब कभी लोन अगर बेड लोन में तब्दील हो जाए, यानी कि कोई व्यक्ति लोन लेना हाथ खड़ा कर दे, तो ऐसा ना हो कि बैंक पूरा उसी के भरोसे रहे, क्योंकि बैंकों में अन्य लोगों के पैसे जमा होते हैं। तो जब ज्यादा राशि होती है तब बेड लोन बनने पर भी कोई समस्या नहीं होती। अब भारत में जो बैंकों को विलय हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों का मिलकर अब जो बैंक बनने वाला है वो है पंजाब नेशनल बैंक। वर्तमान वीडियो तक ये घोषणा हुई है, अभी तक बनी नहीं है। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक का ये पूरा विलय होता है अगर तीनों बैंकों का, तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी या सार्वजनिक बैंक हो जाएगी। सबसे पहली और बड़ी जो बैंक है सार्वजनिक, यानी कि उसके पास जो धनराशि उस मामले में, वो SBI है। लेकिन अगर आपसे ऑल ओवर पूछा जाए भारत की कोई सी भी बैंक, तो HDFC है सर्वाधिक धन के मामले में। हालांकि HDFC और SBI का इंटरनेशनल मार्केट भी काफी ज्यादा फैला हुआ है, इसमें HDFC का ज्यादा है। तो यहाँ पर SBI सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है और विलय की घोषणा हो गई, यानी होगी सही। तो ये वर्तमान में जब भी अगर होगा आधिकारिक रूप से तो दूसरी बड़ी नेशनल बैंक बन जाएगी पंजाब नेशनल बैंक। और इसमें यह कि इन तीनों में से इस बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक ही क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें राशि इन दोनों के मुकाबले ज्यादा थी। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक का विलय करके केनरा बैंक बनने वाला है। देन उसके अलावा आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनने वाला है। तो ये यहाँ पर जो बैंकों की संख्या कम होने का पीछे का रीजन इनका विलय, और विलय क्यों हो रहा है, तो अपनी साख और ऋण क्षमता बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के विलय के पश्चात नई बैंक आने वाली है इंडियन बैंक। और लेटेस्ट में जो आधिकारिक रूप से हो चुका है, जिसमें देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किया गया था, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में बदला है। और अभी वर्तमान तक बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक अभी बना नहीं है, विलय हुआ नहीं, घोषणा हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान वीडियो तक की बात कर रहा हूं। लेकिन इन फ्यूचर पंजाब नेशनल बैंक दूसरे पर आ जाएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होगा। हालांकि भारत में जो बैंकों के विलय की शुरुआत है ये 2014-13 के आसपास SBI से हो चुकी थी। SBI जब स्थापित हुआ था 1955 के बाद, तो इसकी बाद में बहुत सारी शाखाएं भी बनी थी, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए SBI महिला बैंक हो गया। इसके अलावा SBI में जैसे कि SBI ऑफ जयपुर या SBI इंदौर, SBI बड़ौदा, ऐसी लगभग 8 शाखाएं थी। इन 8 शाखाओं का एक साथ विलय SBI में किया गया था। और अब विलय के पश्चात भारत में जो बैंकें हैं उनकी संख्या बचती है 12। ये एक समय तक लगभग 28, फिर 19 और वर्तमान तक भारत में बैंकों के विलय के बाद की बात बता रहा हूं। जो विलय मैंने आपको बताए हैं उनकी घोषणा के बाद भारत में अब सिर्फ 12 ही सार्वजनिक बैंक बचे हैं, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको एंड लास्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये लिस्ट है, इसे अच्छे से जरूर याद रखिएगा आप। देन इसके अलावा मुख्यालय भी मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखे हैं और ये स्थापना सन है उस बैंक के स्थापना सन है जब वह बना था। जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब का बन चुका था, विलय चाहे 2018-19 में हुआ हो, लेकिन ये इसका स्थापना वर्ष है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बैंकें काफी पुरानी रही हैं भारत की, और ईयर में 1894-95 में से कोई खास विशेष फर्क नहीं आएगा। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझने में सफल रहे होंगे भारत का बैंकिंग इतिहास, वर्तमान में बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया और विलय के पीछे क्या कारण थे। तो आप इन वीडियो को देखते रहिए, नोट जरूर बताते रहिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स फाइनल, क्वालिटी मीन्स PSC अड्डा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।